डियर स्टूडेंट्स, डी के शर्मा जूलॉजी प्राइड कोचिंग क्लासेस जौनपुर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इधर देखो, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ईसीजी। कल मैंने आपको पढ़ाया था हार्ट के विषय में सारे जो फंक्शंस थे। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक साइकिल क्या होता है, हार्ट बीट रेट कितना होता है, 72 टाइम्स पर मिनट मैंने बताया था। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ईसीजी। यही है क्या, ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देहाती भाषा में देखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ एक में ही है ये। इधर देखिए, ये क्या है, पहले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है क्या, एक मशीन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन। देखो, जिसमें अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती, किसकी प्रॉब्लम, हार्ट की, चेस्ट प्रॉब्लम अगर है, चेस्ट में आप प्रॉब्लम मतलब हार्ट की, तो 3 क्लिप लगाते हैं पहले नॉर्मल के लिए। लेफ्ट एंकल, दोनों रिस्ट में लगाएंगे और कहाँ लगाएंगे, लेफ्ट एंकल में लगाएंगे। एंकल समझते हैं, क्लिप जो लगाते हैं। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो क्लिप को कहाँ लगाते हैं, चेस्ट में भी लगाते हैं। और स्क्रीन पे चेक करते हैं जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस चलती हैं। देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। क्या प्रॉब्लम बताओ, कोई प्रॉब्लम तो हमको बता दूँ, समझा दें आपको। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस which are seen on the monitor and इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पेपर। एक ग्राफ पेपर होता है, उसी ग्राफ पेपर पे पूरा उसका जो इम्पल्सेस आती हैं, जो भी चेंजेस आते हैं किसमें, एट्रियल डिपोलराइजेशन में, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन में और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन में। जो भी चेंजेस आते हैं एट्रियल रिपोलराइजेशन में, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन में और वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन में, एट्रियल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, फ्लक्चुएशन क्या क्या होता है वेव का, उसी को देखने के बाद, उसको ऑब्जर्व करके तब कंफर्म करते हैं कि हार्ट नॉर्मल फंक्शन कर रहा है कि नहीं। ईसीजी एक मशीन है जो ग्राफ पेपर पे अपना इम्पल्स दिखाता है। किस पे, ग्राफ पेपर पे। किस रूप में, ग्राफ लाइन के रूप में दिखाता है। आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगा और वही आप चाहे तो ग्राफ पेपर में से ले भी सकते हैं। ईसीजी PQRS वेव डिनोट करता है, क्या क्या बनता है, PQRST, PQRST वेव डिनोट करता है क्या, वो मैं दिखाऊंगा अभी। साइंटिस्ट जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन को क्या किया था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन को जो इन्वेंट किया था उनका नाम था आइंथोवेन। कौन नाम था, आइंथोवेन, ठीक है, पता है।
एंथोवेन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस मशीन की डिस्कवरी की थी, समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन की। इसीलिए उनको बोलते हैं फादर ऑफ ईसीजी। पहली बात, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या डिनोट करते हैं, डिनोट क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो चलती हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो चलती हैं आपके हार्ट के एक्शन पोटेंशियल के रूप में, समझ रहे हैं ना, किस रूप में, एक्शन पोटेंशियल के रूप में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में चलती हैं। उसी फ्लक्चुएशन को वो क्या करता है, डिनोट करता है। समझ रहे हैं ना। ईसीजी क्या होता है, कैसा होता है, ये आपको देखना है, पहले देख लीजिए, समझ, फिर आप कुछ लिखिए। ओके, ये आपका डेडलाइन है, डेडलाइन हाथ से खींचे हुए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का टेढ़ा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ये चल रहा है, ये है, देखिए कुछ करना नहीं है आपको। P Q R, ये ईसीजी है, P Q R S T, फिर P Q R S T, ऐसे ही वेव चलेगा। ये लाइन जो है वो डेड लाइन है। इसमें वार का लगा हुआ है, देखिए तार होता है, रिस्ट में लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 रिस्ट में लगाते हैं, रिस्ट जानते हैं ना, हाँ, कलाई में लगाते हैं, और कहाँ लगाएंगे, लेफ्ट एंकल में लगाएंगे, एंकल मतलब एड़ी में। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो कहाँ लगाएंगे, चेस्ट पे, ठीक है। उसके बाद ईसीजी को क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या जो इम्पल्स चल रहा है वो सही चल रहा है। अगर ऐसा चल रहा है तो सही। आप देखेंगे मॉनिटर पे, जब देखते हैं स्क्रीन पे, तो वो बोलता रहता है पिप पिप पी, पिप पिप पी, पिप पिप पी, पिप पिप पी, एकदम सीक्वेंस में, जैसे लग रहा है कोई म्यूजिक चल रही हो। अगर हार्ट नॉर्मल चल रहा है तब पिप पिप पी, पिप पिप पी, पिप पिप पी। समझ में आ रहा है कुछ? स्क्रीन पे किसी का हार्ट के पेशेंट को तब ऐसा दिखाई देगा, तो स्क्रीन पे दिखाई देगा। BS उपाध्याय के जैसे सपोज कर लो डॉक्टर हैं, हार्ट के स्पेशलिस्ट, तो दिखा, अगर पिप पिप पी कर रहा है, पिप पिप पी, तो सही है। अब अगर उसने क्या किया, पिप पिप पी देर तक, अगर पिप पिप पी किया, पिप पिप पी, डेडलाइन, गोविंदगान पी हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, कहानी खत्म हो गई। और अगर ऐसा ग्राफ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। ये ग्राफ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। ग्राफ पेपर पे दिखाई देता है, ये स्पष्ट एकदम। पी वेव किसको डिनोट करता है, पी वेव, बड़ा से लिख दे, ये देखो पी वेव किसको डिनोट करता है, ये फ्लक्चुएशन, एट्रियल डिपोलराइजेशन, एट्रियम का सिकुड़ना, किसका सिकुड़ना, एट्रियल सिस्टोल कह लीजिए। क्या प्रॉब्लम है आपको, एट्रियल सिस्टोल, कोई टेंशन,
दूसरा है क्यू आर एस, क्यू आर एस, क्यू आर एस वेव, ये क्या डिनोट करता है? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। या इसी को बोलते हैं वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, कोई प्रॉब्लम? तीसरा है टी वेव, ये डिनोट करता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर डायस्टोल। समझ में आया? कुछ नहीं आया? एट्रियम का सिकुड़ना, ये आपको हार्ट मैंने दिखाया था। ये 4 चैम्बर, 2 एट्रिया, इधर देखो एट्रियम का सिकुड़ना, दोनों राइट और लेफ्ट एट्रियम का सिकुड़ना। इसका सिकुड़ना कौन डिनोट करता है? पी वेव। पी वेव डिनोट करता है एट्रियल डिपोलराइजेशन या एट्रियल सिस्टोल। समझ में आ रही बात है कुछ? एट्रियल मतलब ऑर्किल, अलिंद इसको हिंदी में कहते हैं, अलिंद निलय। एक का नाम अलिंद है एट्रियम का और वेंट्रिकल का नाम है निलय। ये देखो निलय है, ये अलिंद है। समझ में आ रही बात? लेकिन क्या फायदा उसको याद करने से? एट्रियम या ऑर्किल, ये एट्रियल, अगर यहाँ पे ऑरिकुलर इधर दे दे, ऑरिकुलर डिपोलराइजेशन तो गलत नहीं होगा, वो सही होगा। एट्रियम को हम ऑरिकुल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑरिकल, ऑरिकुलर डिपोलराइजेशन, ठीक है। एट्रियम सिकुड़ता है किस इधर देखो किस वेव के द्वारा डिनोट करता है? पी वेव। एट्रियम का कंट्रैक्शन पी वेव के द्वारा डिनोट होता है, ठीक। क्यू आर एस वेव डिनोट करता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन। किसका कंट्रैक्शन? वेंट्रिकल का। वेंट्रिकल का सिकुड़ना, इसका सिकुड़ना। और ये टी वेव क्या करता है? वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन, अर्थात वेंट्रिकल का डायस्टोल होना। बोलिए ना, ऐसा फिर आएगा पी क्यू आर एस टी, फिर पी क्यू आर एस टी, रेगुलर इंटरवल के बाद आता रहेगा। बात समझे? ये मैंने क्या बताया? हाँ, अरे आ रहे हैं डैश नहीं यार, डैश का लगा दिया हमने। अब वो कार्बन R2 R3 या डैश कर डैश जब रखा लगे तुरंत वही रहेगा। ये 3 लाइन की बात याद करना है। क्या? पी वेव किसको डिनोट करता है? पी वेव किसको डिनोट करता है? बोलो जी, पी वेव किसको डिनोट करता है? एट्रियल डिपोलराइजेशन। हाँ, एट्रियल डिपोलराइजेशन। क्यू आर एस वेव किसको डिनोट करेगा? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, ठीक, या वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। और टी वेव डिनोट करता है किसको? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ये दोनों एट्रियम का सिकुड़ना, ये वेंट्रिकल का सिकुड़ना, और ये वेंट्रिकल का फैलना। फैलना मतलब डायस्टोल होना। ये टी डिनोट करता है पी क्यू आर एस टी। पी क्यू आर एस टी हो गया। अब देखो, कोई टेंशन भी आपको है? अब जरा देखो, ये वेव छोटा क्यों है? वेव बड़ा क्यों है?
पूछिए क्यों होता है ऐसा, व्हाई इट इज सो। एट्रियम का जो फ्लक्चुएशन है वो मॉनिटर पे छोटा सा क्यों दिखाई देता है, और वेंट्रिकल के सिकुड़ने के लिए क्या हुआ है, वो दिखाई देता है, काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। क्यों ऐसा है, फोर्स वेंट्रिकल के कंट्रैक्शन में ज़्यादा लगता है, फोर्स ज़्यादा लगता है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए इम्पल्स जो तगड़ा होता है, इम्पल्स जब तगड़ा होता है तो क्या होता है, फ्लक्चुएशन ऊपर भागता है। बात समझ रहे हैं ना। मैंने आपको कल बताया था, आपने ख्याल किया कि नहीं हमें नहीं पता, पेसमेकर से इम्पल्स चलता है। जरा ध्यान दीजिएगा, पेसमेकर से इम्पल्स चलता है, पेसमेकर से चलने के बाद कहाँ आता है, पेसमेकर से चल के कहाँ आता है, पेससेटर में, पेससेटर से चल के फिर बंडल ऑफ फिश में आता है, फिर पुरकिंजेस फाइबर में जाता है। कहाँ आता है, पुरकिंजेस फाइबर में। तो सबसे तेज़ तो इम्पल्स कहाँ होना चाहिए, एसए नोड में। सबसे तेज़ इम्पल्स कहाँ भागना चाहिए, एसए नोड में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सबसे तेज़ इम्पल्स जो चलती है वो चलती है किसमें, पुरकिंजेस फाइबर में। कहाँ चलती है, पुरकिंजेस फाइबर में। सबसे ज़्यादा प्रेशर ब्लड का कहाँ होता है, कोई पूछे तो आप बोलेंगे एओर्टा में, सिस्टेमिक एओर्टा में सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, बोलिए ना। पल्मोनरी एओर्टा में प्रेशर होता है, लेकिन पल्मोनरी एओर्टा से ज़्यादा किस में होगा, सिस्टेमिक एओर्टा में। क्यों होगा, क्योंकि पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है। फिर उससे कम थोड़ा सा डार्सल एओर्टा में, फिर आर्टरी में उससे कम होगा, फिर उससे कम कहाँ, कैपिलरीज में होगा, आर्टरियोल से फिर कैपिलरीज में। तो वैसे मैं क्या बता रहा था, वेंट्रिकल क्या करता है, वेंट्रिकल को ब्लड भेजना होता है पूरे बॉडी में, इसलिए उसका फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए इम्पल्स का फ्लक्चुएशन जो होता है वो क्या होता है, बड़ा ज़्यादा होता है, बोलिए ना, काफ़ी ऊंचाई तक होता है। तो मैंने बताया पी वीव डिनोट करता है एट्रियल डिपोलराइजेशन या एट्रियल कंट्रैक्शन को, एक शब्द याद करना यार। फिर क्यू आर एस जो वेव है वो डिनोट करता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को। किसको डिनोट करता है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को। और टी वेव डिनोट करता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को या वेंट्रिकुलर डायस्टोल को। कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, वेंट्रिकुलर डायस्टोल को। ऐसे आता रहेगा। अगर ऐसा वेव मिल रहा है तो इसका मतलब आपका हार्ट नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। ये नॉर्मल ईसीजी है। क्या है ये, नॉर्मल ईसीजी। ये लाइन जो दिखाई देता है इसको हम बोलते हैं डेड लाइन। मतलब अगर इसी के इर्द ऐसे चलने लगे इसका मतलब क्या हो गई, डेड हो गई, कहानी ख़त्म हो गई। बात समझे। मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, वायर से कनेक्ट होता है। वायर को कहाँ लगाते हैं, वायर को कहाँ लगाते हैं, दो क्लिप्स होती वायर्स लगी हुई, दोनों क्लिप्स को कहाँ लगाते हैं, रिस्ट में लगा देते हैं। और उसके बाद फिर कहाँ लगाते हैं, लेफ्ट एंकिल में लगाते हैं। एंकिल मतलब एड़ी में। हमारी बात समझ में आ रही कुछ, बोलिएगा। न समझ में आएगा तो कुछ जब बता देंगे, ठीक है। अब देखो एंकिल में लगाएंगे, एड़ी में यहाँ लगाएंगे। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस होता है डॉक्टर को तो वो समझता है अगर चेस्ट में लगा देगा। यहाँ से लगाने के बाद पूरा मॉनिटर पे चेकअप करता रहेगा, चल रहा है, कितनी तेज़ चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तेज़ से चल रहा है कि नॉर्मल चल रहा है। नॉर्मल ये आपका है। अगर इसमें जोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, हार्ट आपका एब नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। हार्ट मैंने बताया, अगर जो मॉनिटर पे आप देखेंगे हार्ट की एक्टिविटी को तो आपको आवाज़ जो सुनाई देगी वो पिप पिप पी, पिप पिप पी, पिप पिप पी सुनाई देगी, मैंने बताया आपको। लेकिन अगर वो केवल पिप पिप पी कर दे रहा है तो इसका मतलब प्रॉब्लम तगड़ी हो गई। अब तगड़ी प्रॉब्लम मतलब समझे रहे हैं। ये है ईसीजी। ये हार्ट के लिए बहुत ही कारगर। किसी भी पेशेंट को पहले, हार्ट वाले पेशेंट को अगर डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो पहले ईसीजी ज़रूर करवा लेता है, समझ रहे हैं। ये मशीन बता देती है कि हार्ट नॉर्मल है, फंक्शन कर रहा है कि या एब नॉर्मल। बात समझ रहे हैं। तो आप तो एब नॉर्मल फंक्शन करने वाली बात तो आप डॉक्टर बनने के बाद ही जानोगे। कहाँ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हुई, कहाँ पे कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हुई, कहाँ पेसमेकर गड़बड़ाया है कि पेससेटर गड़बड़ाया है कि वाल्व ख़राब हो गया है, ये सब जानने के लिए आपको डॉक्टरी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसे अभी आपको तैयारी करने के लिए ईसीजी जानना पड़ेगा। और ईसीजी में से कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, जो आप आते हैं हम बता रहे क्या क्या आता है। ये तो आता है, तो चारों पहले तीनों रट मारिएगा, एट्रियल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। समझ रहे हैं ना। ये जो गैप होता है, बीच में गैप है,
ये इम्पल्स, इधर देखिए, इम्पल्स के ट्रांसमिट होने का गैप है। बात समझ रहे हैं ना? जैसे यहाँ ये एट्रियल डिपोलराइजेशन हुआ तो एट्रियम से वो इम्पल्स, अब एट्रियम का इम्पल्स कहाँ जाएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। एट्रियम पहले सिकुड़ा तो एट्रियम को सिकोड़ने के लिए दोनों अकेले पेसमेकर होता है ना, बोथ एट्रिया कंट्रैक्टेड साइमल्टेनियसली, एक ही साथ सिकुड़ती हैं। किसके जरिए? पेसमेकर की सहायता से। पेसमेकर ओरिजिन ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट बीट उत्पन्न करता है, तो वह इम्पल्स डायरेक्टली, ध्यान दीजिए, वह इम्पल्स डायरेक्टली दोनों एट्रिया को सिकोड़ देता है। पेसमेकर ओरिजिन ऑफ कंट्रैक्शन को उत्पन्न करता है, दोनों एट्रिया को साइमल्टेनियसली, एक साथ, दोनों एट्रिया को साइमल्टेनियसली एक साथ क्या करता है? दोनों एट्रिया को एक साथ सिकोड़ देता है। ठीक, तो एट्रिया को सिकोड़ने के लिए पेसमेकर अकेले होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, पेसमेकर को कौन जो है, सॉरी, दोनों एट्रिया कौन सिकोड़ता है? एट्रियल्स, बोथ एट्रियल सिस्टोल अकर्स बाय पेसमेकर एलोन, पेसमेकर एसए नोड, पेसमेकर एवी नोड, बंडल ऑफ हिज पुरकिंजेस फाइबर। तो उसमें आपका एक ही ऑप्शन होगा, कौन? ओनली पेसमेकर। ठीक, फिर अगर आपसे पूछे कि वेंट्रिकल को सिकोड़ने वाला होता है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के लिए होता है कौन, तो आप बताएंगे क्या? इधर एक डायरेक्ट, चार के चारों हो जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट जो करता है, डायरेक्ट वो क्या करेगा, कौन करेगा? डायरेक्ट करेगा पुरकिंजेस फाइबर, लेकिन वो ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा। पेसमेकर जब तक इम्पल्स पेससेटर तक नहीं आता है, पेसमेकर से इम्पल्स जब तक पेससेटर तक नहीं आता है, और समझ रहे हैं ना, पेससेटर तक नहीं आता है, और फिर पेससेटर से इम्पल्सिस बंडल ऑफ हिज पुरकिंजेस तक नहीं जाएगा, तब तक वेंट्रिकल अपने आप सिकुड़ नहीं सकता। अर्थात इनडायरेक्टली वेंट्रिकल जो है वो पेसमेकर से ही सिकुड़ती हैं, क्योंकि इम्पल्स कौन भेजता है? वेंट्रिकल ही भेजता है। बोलिए ना, इम्पल्स कौन भेजता है? इम्पल्स कौन भेजता है? वो भेजता है एसए नोड ही वेंट्रिकल तक। किसकी सहायता से? एवी नोड, बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजेस फाइबर की सहायता से। हमारी बात समझे? अब दोनों फिर मैंने क्या कहा था, देखिए, पहला मैंने बताया एट्रियम को सिकोड़ने के लिए पेसमेकर होता है, वो पेसमेकर क्या करता है? सिकुड़ता है। जब सिकुड़ता है, ओरिजिन ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट बीट को शुरू करता है, तो डिपोलराइज होगा। डिपोलराइज होने का मतलब सोडियम का अंदर जाना, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन का अंदर जाना, जिससे एक्शन पोटेंशियल डेवलप्ड हो। अभी सब नर्व कंडक्शन को देखना पड़ेगा। आप सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है पहले समझ पाएंगे, तब समझ में आएगा, नहीं कुछ ही भी नहीं करेंगे, क्या बताएं। हाँ, एट्रियल डिपोलराइजेशन को डिनोट नहीं करता। यह एट्रियल डिपोलराइजेशन को डिनोट नहीं किया जाता है यहाँ पे। एट्रियल डिपोलराइजेशन को डिनोट नहीं करता ये, समझ रहे हैं ना? आप जरा ध्यान दीजिए। उसके पीछे कारण अभी बता रहे, कारण हम आपको। देखो इधर, जो हार्ट की मसल्स होती हैं, जरा ध्यान दीजिए, समझ लीजिए, नहीं समझ में आएगा नहीं। इधर देखो, इधर सपोज कर लीजिए हार्ट की मसल्स हैं, ये मसल सेल, बाहर क्या होता है? सोडियम, अंदर क्या होता है? ज़्यादा पोटेशियम। ये ECF है, ICF है। बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे, समझ में आएगा, नहीं थलक तरह उड़ेगा ये भी। ECF मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये है ECF मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। साफ साफ लिख दें, अलग से दिखा रहे हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसमें सोडियम
आयन की मात्रा, सोडियम आयन की मात्रा अमाउंट 14 टाइम्स ग्रेटर है। कितना टाइम्स? 14 टाइम्स ग्रेटर है। और यहाँ पे पोटेशियम आयन की मात्रा कितने टाइम्स ग्रेटर है? 30 to 35 टाइम्स ग्रेटर है। ग्रेटर है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप की मैं बात बता रहा हूँ, यही सब इम्पल्स उम्पल्स के लिए जिम्मेदार होता है। तो क्या होगा? सोडियम को जबरी फिर भी निकाला जाता है और पोटेशियम को कहाँ लाया जाता है? अंदर। कौन जा रहा है बाहर? सोडियम आयन। अंदर कौन आ रहा है? पोटेशियम आयन। कै पोटेशियम आयन आता है? 2 ठो। कै सोडियम आयन बाहर जाता है? 3 ठो। बोलिए ना। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के समय बाहर जो 1 सोडियम बढ़ रहा है, 3 सोडियम बाहर गया, 2 पोटेशियम अंदर आया। समझ में आ रही बातें? अरे यार 3 सोडियम बाहर जा रहा है, 2 पोटेशियम आ रहा है, तो 1 पॉजिटिव चार्ज बाहर ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब प्लस निगेटिवली चार्ज प्रोटीन है यहाँ पे क्या है? निगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी है। कहाँ पे? कार्डियक मसल सेल में, है ना। तो बाहर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। अंदर क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा। बाहर पॉजिटिव चार्ज, अंदर निगेटिव चार्ज। ध्यान दीजिएगा, बाहर पॉजिटिव चार्ज, अंदर निगेटिव चार्ज। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। मतलब इस समय पेसमेकर कोई काम नहीं कर रहा है, उसको काम हमेशा करना ही है। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। जैसे ओरिजिन ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट बीट होना होगा, ओरिजिन ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट बीट तुरंत जानते क्या होगा? सोडियम आयन कहाँ जाएगा? अंदर। कौन जाएगा? सोडियम आयन अंदर जाएगा। सोडियम आयन के अंदर जाने के कारण बाहर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस 35 टू प्लस 45 मिली वोल्ट का चार्ज अपीयर हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक चार्ज है, कहीं पर देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। स्लो जा रहा है, तेज जा रहा है, प्लस 35 टू प्लस 45 मिली वोल्ट का चार्ज अपीयर हो जाता है। और वो चार्ज जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में चलता है। आपकी बॉडी में करंट दौड़ता है पूरी बॉडी में, वैसे ही हार्ट में भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चलता है, ठीक है। अब जब डिपोलराइजेशन हो गया, डिपोलराइजेशन का मतलब पेसमेकर सिकुड़ा। अरे बोलिए ना, अरे हाँ आप तो बोलो। पेसमेकर जब सिकुड़ेगा तो पेसमेकर सिकुड़ने का मतलब दोनों वेंट्रिकल, दोनों एट्रिया को क्या करेगा? सिकुड़ देगा। तो ये डिनोट करेगा कौन? पी वेव। कौन डिनोट करेगा? पी वेव, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ इधर देखो, एट्रियम तो सिकुड़ गया, फिर वेंट्रिकल को सिकोड़ना है, तो पेसमेकर फिर इम्पल्स भेजेगा किसको? पेस सेटर को। कहाँ भेजेगा? पेस सेटर को। तो पेसमेकर से पेससेटर तक आने में जो समय लगेगा वो दूरी ये है। अब बात समझे? वो टाइम ये है, दूरी मतलब टाइम ये है, ठीक। अब फिर वो क्या करेगा? वहाँ से एसए नोड से आएगा कहाँ पर? ये एवी नोड से, एसए नोड से एवी नोड आया, एवी नोड से कहाँ आया? एवी नोड से आया पुरकिंजे बंडल ऑफिस ऑफ पुरकिंजेस फाइबर। तो ये आपको इधर देखो, एवी नोड पुरकिंजेस फाइबर में ये पूरा जो है ये फ्लक्चुएशन दिखा रहा है। क्यों ऐसा दिखा रहा है? क्योंकि इसको जाते ही सीधा देखो, बहुत तेज इसको क्या करना पड़ता है? ब्लड को प्रेशर के साथ भेजना पड़ता है बॉडी। इसलिए इसका जो इफ़िशियंसी होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की, इसकी क्या होती है? तगड़ी होती है। बोलिए ना। इसलिए फ्लक्चुएशन जाते ही इस ऊपर करता है, ठीक। फिर अब एट्रियम क्या करना? वेंट्रिकल को क्या करना है? फिर वेंट्रिकल को रिपोलराइज भी करना है, वेंट्रिकल को फिर नॉर्मल कंडीशन में रिलैक्स करवाना है। तो रिलैक्स करवाने के लिए टी वेव है ये,
समझ रहे हैं ना। तो ये PQRST वेव होता है किसके लिए, बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, ECG बनाने के लिए, समझ रहे हैं ना। अब हम आप 2-3 पॉइंट बता दे रहे हैं, अब आपको याद करना है। अगर बनाना चाहे इसको बना सकते हैं, 2-4 पॉइंट लिखवा दे रहे हैं, वही में से क्वेश्चन आ जाएगा सारा। अगर बनाना चाहे तो ऐसा कुछ बना सकते हैं समझने के लिए, नहीं बनाना चाहते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक में बना ही हुआ है, बुक बना है ना, कॉपी बना ली तो और अच्छी बात है। बहुत जल्दी से खींच रहा, नहीं वाला खींच लो, उसको जाए तो उसको समझने के लिए खाली समझा रहे थे हम। कोई प्रसाद तुम्हें बता दिया करो यार, हमने बुदुर बुदुर मत चुरा करो खिचड़ी की तरह। क्या करे बताओ, क्या प्रॉब्लम है। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब जानते क्या करता है। बन गया, ये रेस करे इसको। ECG है क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन। मशीन क्या करता है, डिनोट करता है, डिनोट्स इलेक्ट्रिकल इवेंट्स occurs in, denotes electrical events occurs in heart muscles, cardiac muscles। हो गया, क्या हो गया, वहाँ ग्राम लिखा है क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन लिखा हुआ है तो लिख दो, उसमें क्या प्रॉब्लम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन लिखते हैं, हो गया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन हो गया। डिनोट्स इलेक्ट्रिकल इवेंट्स अकर्स इन हार्ट मसल्स या कार्डियक मसल्स ड्यूरिंग, कब, ड्यूरिंग हार्ट
बीट। या आपका सर ड्यूरिंग हार्ट फंक्शन कर लीजिए, हार्ट बीट ने कहिए, हार्ट फंक्शन कहिए। हो गया। Radiograph machine was invented by Einthoven scientist। Einthoven साइंटिस्ट, इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ ईसीजी। हेंस कॉल्ड एज फादर ऑफ ईसीजी। इसे क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ईसीजी। इसको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ईसीजी। हो गया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन shown on monitor which is connected by wire clips are connected with both wrist and left ankle। लेफ्ट एंकल बुक में नहीं दिया क्या? ये लेफ्ट एंकल इन सीवियर केसेस, सीवियर केसेस क्या होता है? सीवियर केसेस wires are also connected on chest। चेस्ट से कनेक्ट किया जाता है, चेस्ट में भी कनेक्ट कर दिया जाता है। बोलिए, हो गया? अब क्या होगा? चेस्ट से P Q R S T wave represented on graph paper, रिप्रेजेंटेड ऑन ग्राफ पेपर। किस पे रिप्रेजेंट किया जाता है? ग्राफ पेपर पे। हो गया? पी वेव क्या डिनोट करता है?
इरेज कर दे। लिख पाए नहीं? जौन मुक्का मारे टेढ़ हो जाए वो भी। अब मुर्गी एकदम कंसंट्रेट होकर बैठे हो, पाए नहीं बना भाई, शांत एकदम। हो गया। देखो अब एक पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पी वेव डिनोट्स, याद रखना है इसको, यही नहीं याद कर पाते। पी वेव डिनोट्स एट्रियल डिपोलराइजेशन या एट्रियल कंट्रैक्शन। दूसरा है, पहला पॉइंट कर लो, दूसरा पॉइंट क्यू आर यस वेव डिनोट्स, क्या डिनोट्स करता है? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन या ORR वेंट्रिकुलर सिस्टोल। हो गया। या वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन हुआ। तीसरा पॉइंट देखिए, टी वेव, ऐसे टी वेव डिनोट्स, क्या डिनोट्स करता है? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर डायस्टोल। हो गया। अगर ECG नॉर्मल है, नॉर्मल ECG डिनोट्स नॉर्मल फंक्शन ऑफ हार्ट हो गया। एबनॉर्मल ECG या आप कह सकते हैं एबनॉर्मल वेव ऑफ ECG डिनोट्स abnormal function of heart।
एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ हार्ट। मॉनिटर पे आवाज़ आती, नॉर्मल फंक्शन के लिए कौन आवाज़ आती है? पिप पिप पी आती है, फिर पिप पिप पी, ऐसे आते ही है। आप देखिए बुक में लिखा होगा पिप पिप पी पिप पिप पी पिप पिप पी। और अगर पिप पिप पी दे दिया बहुत दूर तो देखिए पिप पिप पी पिप पिप पी पिप पिप पी देता है। बुक में देखो, हाँ पिप पिप पी दिया है, पिप पिप 3 बार दे दिया है, पिप पिप 3 बार, फिर 3 बार लिख दीजिए तब पिप पिप पिप, फिर उसके बाद पी कर दें, इसी के आगे की पी खाली कर दें, ई, हाँ ई कर दें, हो गया। बहरहाल ये कोई मतलब नहीं है, ये तो समझाने के लिए होता है। इधर देखो, इसमें याद क्या करना आपको बता दें हम, ये तो याद, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुनिए, आपको याद क्या क्या करना है। इधर देखो, पहला क्लिप्स कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं? चेस्ट में, बाद में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसको, इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन को कौन इन्वेंट किया था? तो उसको इन्वेंट करने वाले साइंटिस्ट का नाम था एंथोवेन, एंथो EINTHOVEN, एंथोवेन, है ना। उसको बोलते फादर ऑफ ECG, ठीक है। फिर इसके बाद मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिए, एंथोवेन ये थे। फिर ECG का आपको क्या देखना है, डेड लाइन क्या होता है जिस पे वो चलता है, ग्राफ, है ना। वो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फ्लक्चुएशन ऑफ हार्ट जब कंट्रैक्ट करता है, रिलैक्स होता है। बात समझ रहे हैं ना। नॉर्मल जो, सुनो, नॉर्मल जो हार्ट फंक्शन का वो चलता है, नॉर्मल हार्ट फंक्शन का जो वेव चलता है PQRST होता है। P वेव छोटा होगा, QRS वेव बड़ा होगा, और T वेव फिर छोटा हो जाएगा, लेकिन P से ज़्यादा बड़ा होगा थोड़ा सा, समझ रहे हैं ना। ये नॉर्मल डिनोट करता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब हार्ट में एबनॉर्मलिटीज़ है। इसी को बोलते हैं हम क्या, इसी को बोलते हैं हम ECG। ECG में P वेव क्या डिनोट करेगा, एट्रियल डिपोलराइजेशन। QRS वेव क्या डिनोट करेगा, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। और T वेव क्या डिनोट करेगा, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। अगर ऐसा नहीं आ रहा है ग्राफ, तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। आप कार्डियोलॉजिस्ट से सहायता, आप क्या लीजिए, सहायता लीजिए, उसका सलाह लीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज, इसके विषय में जानना आपको ज़रूरी है। आपको NCERT जितना आपको समझ में ना आए, कोई NCERT की इधर देखो, इधर देखो, NCERT कोई लाइन दिया जो आपको समझ में ना आए, हमसे आप पूछें, हम तुरंत बताएंगे। आपको अगर मेडिकल में सिलेक्शन पाना है तो NCERT आपको पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्ट बना के। जितना पढ़ सको उतना पढ़ो, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बायोलॉजी में तो नहीं छूटेगा, केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में नहीं छूटेगा, फिजिकल में थोड़ा बहुत छूटेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप केवल NCERT पढ़ते हैं तो अंक, वो जो क्या होता है, अंक बदल देगा, थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देगा। क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे आपको। फिजिक्स का भी फार्मूला सब इधर देगा, फिजिक्स का सब फार्मूला बेस्ड रहता है। जितना एक्सरसाइज आप किए उतना काम आपको करेगा। आप ज़रा ध्यान दो इधर, कोई ऐसे उसमें प्रॉब्लम है ECG में जो आपको समझ में ना आया हो? अभी पूछना तो पूछो, कोई प्रॉब्लम है तो कल पढ़ के भी तो पूछ लो। अब देखिए, दूसरा आपको जो प्रॉब्लम है, दूसरी जो बात बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, 3 चैम्बर बना के बना दे, क्या हो जाएगा? अच्छा, ऐसा करते तो ज़्यादा बेटर होगा। आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज,
आर्टरी, पहले में नंबर 1 पे है आर्टरी। पहली बात थिक वॉल्ड होती है, थिक वॉल्ड। ब्लड फ्लो, देखिए आर्टरी के विषय में बता दें, सुनिए, नींद नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। आर्टरी डीप सीटेड होता है, गहराई में स्थित होता है। ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है ये वेंस होती हैं, जो ऊपर दिखाई देती हैं वो सारी वेंस है। सबक्यूटेनियस सुपरफिशियल जो होती हैं वो वेंस होती हैं, जिसमें आप ड्रिप चढ़ाते हैं वो वेंस है। अरे बॉटल लगवाते हैं ना तो ऊपर वाले नशा में से पहुँच देता है, सर घिंचता रहता है, तो ये आर्टरी में लगा के दे फेंक देगा फोर्स से बाहर। बात समझ रहे हैं ना। और ये जो इधर देखिए, कभी कभी आप सुने होंगे नाम, इधर देखिए कभी कभी नाम सुने होंगे कि वो अपने हाथ की नस काट रहे थे मरने के लिए। हाथ की नस काटने का मतलब हाथ की नस इधर देखिए, ये सब वेंस हैं, ये कटेंगे कुछ नहीं होगा। काटना होगा तो यहाँ की जो तगड़ी वाली है आर्टरी उसको काटें, जो यहाँ से देखिए, जब यहाँ आप उसको छुएंगे तो वहाँ पे देखिए आप टक टक की आवाज़ आती रही होगी। अगर आपके पास होगा तो यहाँ पे टच करिए, अंगूठा जहाँ से आया यहाँ पे आप देखिए ऐसे। तेरे पास है ही नहीं, तुमको कहाँ से आएगा जी। यहाँ पे टच ऐसे ऐसे ऐसे, अंगूठा अपना टच करना, यहाँ पे करिए, आप करिए, आपको भी आएगा। पूरा उंगली लगाइए ऐसे, तब समझ में आएगा। चलो नहीं, ऐसे उंगलियाँ लगाइए, ऐसे ऐसे, तब समझ में आएगा। लगा के देखो पहले आज, सीधा लगाओ, और सीधा करो हाथ अपना, और अपना सीधा करो हाथ इधर, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ बस वही लगाओ, वही लगाओ, बस दबाओ। अब नीचे उसको प्रेशर मार रहा है ऐसे ऐसे। हाँ वही आर्टरी है, वही आर्टरी है। अगर इधर देखिए वही आर्टरी कट जाए, फोर्स से ब्लड बाहर निकलेगा, पूरी इधर देखिए फोर्स से ब्लड निकलेगा। अगर ब्लड क्लॉट नहीं किया, अगर रोका नहीं गया, डेथ हो सकती है। समझ रहे हैं ना। तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी होता है। बहरहाल तो मैंने कहा आर्टरी डीप सीटेड होती, पहली बात। दूसरी बात थिक वॉल्ड होती हैं। तीसरी बात इसका ट्यूनिका मीडिया जो होता है काफ़ी थिक होता है, ट्यूनिका मीडिया, थिका मीडिया भी कहते हैं। और आर्टरी में ब्लड जो फ्लो करता है हमेशा हार्ट से दूर, आर्टरी ब्लड फ्लो करता है कहाँ, हार्ट से दूर। और वेंस में हमेशा ब्लड फ्लो करता है किधर, हार्ट की तरफ। आर्टरी जो होती हैं उसमें हमेशा ऑक्सीडेटेड ब्लड बहता है, केवल पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। यही हम अंतर बता दे रहे हैं। आर्टरी डीप सीटेड होती हैं, वेंस सुपरफिशियल होती है, बाहर जो दिखाई दे रही वेंस हैं। आर्टरी जो होती है थिक वॉल्ड होती हैं, वेंस जो होती हैं वो थिन वॉल्ड होती है। ट्यूनिका मीडिया उसका थिन होता है, आर्टरी का ट्यूनिका मीडिया थिक होता है। आर्टरी में ब्लड जो फ्लो करता है वो हाई प्रेशर के साथ करता है। आर्टरी में ब्लड का फ्लो हाई प्रेशर से होता है, वेंस में ब्लड का फ्लो जो होता है वो लो प्रेशर से होता है। वेंस में ब्लड का फ्लो लो प्रेशर से होता है। हमारी बात समझे। आर्टरी में ब्लड हमेशा हार्ट से दूर भागता है, वेंस में हमेशा ब्लड किधर की तरफ आता है, हार्ट की तरफ आता है। आर्टरी में के कोई वाल्व नहीं पाया जाता, केवल एओर्टा को छोड़ करके। आर्टरी में कोई वाल्व नहीं होता एओर्टा को छोड़ करके, सिस्टेमिक या पल्मोनरी एओर्टा को छोड़ करके। वेंस में वाल्व पाए जाते हैं, वेंस में क्या पाए जाते हैं, वाल्व्स पाए जाते हैं। बात समझ रहे हैं ना। ये है। और वेंस में आप बता चुके हैं हमेशा डीऑक्सीडेटेड ब्लड ही बहेगा, केवल पल्मोनरी वेंस को छोड़ करके। बोलिए। तो ये आर्टरी वेन में अंतर है आपके, समझ रहे हैं ना। और कैपिलरी केवल एक लेयर की बनी होती है। तो ये ब्लड फ्लो विथ हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के साथ बहता है, विथ हाई प्रेशर। ब्लड फ्लो अवे फ्रॉम, कहाँ से, ब्लड फ्लो अवे फ्रॉम
blood flow away from heart. Oxygenated blood flow except pulmonary artery. ट्यूनिका मीडिया थिक वॉल्ड होगा। हो गया। वाल्व एब्सेंट होते हैं इन आर्टरी। बट प्रेजेंट इन कहाँ पे? बट प्रेजेंट इन एओर्टा। कहाँ प्रेजेंट होता है? एओर्टा में। वाल्व एब्सेंट इन आर्टरी बट प्रेजेंट इन एओर्टा। एओर्टा में प्रेजेंट होता है। हो गया। डीप सीटेड ब्लड वेसल कहाँ पे होता है? डीप सीटेड होता है। डीप सीटेड होता है। हो गया। इसमें कैसा होगा? ट्यूनिका मीडिया, इसमें ट्यूनिका मीडिया थिन होगा। 3 लेयर होगा। एक बार जान लीजिएगा, यहाँ नीचे लिख लीजिए 3 लेयर का होगा। कौन 3 लेयर होंगे? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। इसमें क्या होगा? ब्लड फ्लो विथ लो प्रेशर, ब्लड फ्लो टूवर्ड्स किधर तरफ? टूवर्ड्स हार्ट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो in veins except pulmonary vein। pulmonary vein के अलावा वाल्व प्रेजेंट होंगे। वाल्व प्रेजेंट होंगे। डीप सीटेड नहीं होंगे। सुपरफिशियली सबक्यूटेनियस होते हैं। अब अंदर की बात नहीं, क्यूटेनियस होते हैं। ये भी 3 लेयर का बना होगा, 3 लेयर्ड का बना होगा। लेकिन 3 लेयर में कौन कौन? ट्यूनिका वही, एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। ये थिन होता है मीडिया वाला। यहाँ पे ये क्या होता है? मीडिया वाला कैसा होता है? थिक होता है। ये देखो, ये थिक होता है। ऊपर भी लिख दिया मैंने, ये थिन होता है। इसको याद कर लीजिएगा। ये है वेन्स और आर्टरी के विषय में बातें। अब बात हम बताएंगे किसके विषय में? अब हम बात बताएंगे कैपिलरीज के विषय में। कैपिलरी, ये तो आर्टरी हो गया, दूसरा है ये वेन, तीसरा है ये कैपिलरी। कैपिलरी
हो गया। कैपिलरी क्या होती हैं? These are fine network of blood vessels। किसका बना होता है? फाइन नेटवर्क फार्म्ड बाय ब्लड वेसल, ऐसे लिखेंगे, बनता है ब्लड वेसल से। अब सही हुआ। कैपिलरीज आर consists of single layer का बना होता है। किसका बना होता है? consists of single layer। उसको क्या बोलते हैं? सिंगल लेयर का बना होता है। वो सिंगल लेयर कौन होता है? किसका बना होता है? सिंगल लेयर का। कार्ड क्या कहते हैं उसको? कोई लड़की क्या कहते हैं इसको? हाँ, क्या कहते जी? बोलो जी। हाँ, कौन सा एपिथेलियम? कौन सा एपिथेलियम? कॉल्ड एज एंडोथेलियम। इसको एंडोथेलियम कहते हैं। किसका बना होता है? कंसिस्ट्स ऑफ किसका बना हुआ होगा? स्क्वैमस एपिथेलियम। याद रखिएगा, एपिथेलियम ये एंडोथेलियम किसका बना होता है? ध्यान दीजिएगा, स्क्वैमस एपिथेलियम का। किसका बना होता है? स्क्वैमस एपिथेलियम का। और आपको बता दें एक बात, मैंने बताया था एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। अब की कोई भी गैस हो, न्यूट्रिएंट्स, सिक्रेटरी प्रोडक्ट जो भी हो, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस मतलब क्या? चार चीज, न्यूट्रिएंट, गैसेस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, हार्मोन, ये तीनों चीज का आकर्ष किस में होता है? आकर्ष थ्रू कैपिलरी। चाहे कैपिलरी के अंदर आए, चाहे कैपिलरी से बाहर जाए, कैपिलरी के थ्रू होता है। जान लीजिए, समझ लीजिए इस सब चीज़ों को। हमारी बात समझ में आई? ये पूरी बातें अगर आप समझ जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं। कहा दुख है कुछ? अपने दुख को बता दो तुरंत। कोई दुख बताइए। दुख तो है, लेकिन उसको छिपाए रखो, दर्द दिल सीने में। आर्टरी थिक वॉल्ड होती है, ट्यूनिका मीडिया थिकेस्ट होता है। ब्लड फ्लो करता है प्रेशर के साथ। आर्टरी की बात बता रहे हैं। ब्लड फ्लो अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर भागता है ना पूरी बॉडी में। बोलिए, हार्ट पूरी बॉडी में दूर भागता है ना। ऑक्सीजन ब्लड फ्लो करता है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? पल्मोनरी आर्टरी को। वाल्व एब्सेंट होता है आर्टरी में, लेकिन एओर्टा प्रेजेंट होता है। वह चाहे सिस्टेमिक एओर्टा चाहे पल्मोनरी एओर्टा हो। डीप सीटेड होता है, गहराई में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? गहराई में, डीप सीटेड होता है। 3 लेयर का बना होता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना।
या इसी को थीका एक्सटर्ना, थीका मीडिया, थीका इंटरना भी कह सकते हो आप, हमें कोई आपत्ति नहीं कहने में। आप कह लीजिए अंदर वाली लेयर हमेशा एंडोथेलियम की होगी। अब ट्यूनिका मीडिया इसका थिक होता है, आर्टरी का क्या होता है, थिक होता है, ठीक। वहीं वेन्स का देखेंगे, ट्यूनिका मीडिया थिन होगा। ब्लड फ्लो विथ लो प्रेशर, ब्लड फ्लो टुवर्ड्स हार्ट, हार्ट की तरफ बढ़ जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, फ्लो करेगा वेन में, पल्मोनरी वेन को छोड़कर, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। वाल्व प्रेजेंट होगा वेन्स में। सुपरफिशियल सबक्यूटेनियस, डीप सीटेड नहीं होता, ये बाहर की तरफ होते हैं, सुपरफिशियल सबक्यूटेनियस। फिर 3 लेयर का बना होता है, कै लेयर का बना होता है, 3 लेयर का, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। नीचे अंदर वाला क्या होता है, थिन होता है, ठीक है। अंदर वाला क्या होता है, थिन होता है। आर्टरी ब्लड को पूरे बॉडी में भेजता है, वेन्स पूरे ब्लड को बॉडी से लेके आता है। हमारी बात समझे, हार्ट आर्टरी के द्वारा पूरे बॉडी में ब्लड भेजता है, इसीलिए अवे भाग रहा है, लिखे है ना कहीं अवे, ये देखो पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है। और वेन्स होता है ब्लड को क्या करता है, खींचता है सारे जगह से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए दूसरी बात बता रहा था, सारे क्वेश्चन है ये देखिए एक अगला क्वेश्चन है ये, आप देखेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा। अब कैपिलरी देखते हैं, कैपिलरी केवल एक लेयर की बनी होती है, सिंगल लेयर। उस सिंगल लेयर को बोलते हैं क्या है, दीज आर फाइन नेटवर्क, पतली नेटवर्क होती हैं, किसकी बनी होती है, ब्लड वेसल से बनी होती हैं, आर्टरियोल से, वेन्यूल से। ऐसे भी एक्सचेंज होता है, वेन्स में ना हो सकता है ना आर्टरी में एक्सचेंज, एक्सचेंज जब भी होगा कैपिलरीज में होगा, कैपिलरीज में, कैपिलरीज से। अब कैपिलरीज आर कंसिस्ट्स ऑफ सिंगल लेयर, इस सिंगल लेयर को क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम। क्या बोलते हैं भाई, हाँ? जोर से बोलो, हाँ ऐसे एंडोथेलियम बोला करो, एंडोथेलियम कंसिस्ट्स ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। दोनों क्वेश्चन है नीट का, बोलिए दोनों क्वेश्चन नीट का है, हाँ? एक्सचेंज ऑफ सबस्टेंस बता रहे, एक्सचेंज ऑफ सबस्टेंसेस होते हैं न्यूट्रिएंट में। एक्सचेंज क्या क्या होता है, न्यूट्रिएंट का, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट का, गैसेस का, हार्मोन का होता है ना। अच्छा अब है क्या, ये दिखा दें आपको ना, वेरी गुड, बहुत अच्छे लड़के हो कम से कम, हाँ? आपको बता दें हम इधर देखिए स्क्वैमस एपिथेलियम है क्या, एक लेयर है, वो लेयर क्या करती है, ब्लड कैपिलरी की लेयर है, ब्लड कैपिलरी की लेयर है। इधर देखिए, अगर सेक्शन काटेंगे, एक लेयर, 2 लेयर, देखो इधर ये ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ट्यूनिका इंटरना
अब जरा ध्यान दीजिए, कौन है ये? आर्टरी है। तो ये वाली लेयर किसकी बनी होती है? यही है एंडोथेलियम। तो इसमें देखिए मोटा है ना, अरे बोलते ना, हाथ तो बोलो, ट्यूनिका मीडिया मोटा है ना, इसमें ट्यूनिका मीडिया पतला है। समझ में आया? ट्यूनिका मीडिया मोटा, ट्यूनिका मीडिया पतला। बोलिए, ट्यूनिका मीडिया थिक, ट्यूनिका मीडिया थिन। ये क्या बीच में क्या कर देगा? लूमेन है ये। लूमेन मतलब कैविटी, इसमें ब्लड फ्लो करता है। और अगर कैपिलरी को देखेंगे, ये वेन्स हो गया, ये वेन इन टीएस है, ये आर्टरी इन टीएस है। कैपिलरी को देखेंगे तो ये देखो अकेले ही है। ये देखो, ये किसका लेयर का बना है? सिंगल लेयर का बना है। किसका बना है ये सिंगल लेयर है। वो भी किसका बना है? स्क्वैमस। कोई बना नहीं रहा, देख रहे हैं, क्वेश्चन पूछेंगे तो बड़ी पिटान पिटेंगे। स्क्वैमस एपिथेलियम, हमें आप पता है, सबको याद है। स्क्वैमस एपिथेलियम, या इसे को क्या बोलते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियम को बोलते हैं एंडोथेलियम। क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम। आर्टरी, वेन और कैपिलरीज हो गया। क्या हो गया? आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। कोई परेशानी किसी को तो बता दे। ये फिगर सब स्पष्ट बोल रहा थी। तो 3 लेयर, ऐसे इसमें ये भी होगा। जलेबी छान कर में हो जी, ये बराबर। हो गया। इसके बाद मैं समझता हूँ, जहाँ तक हमको लगता है साइड डिसऑर्डर होगा। और कुछ है? हार्ट रेगुलेशन। अच्छा, रेगुलेशन अगला आपको पढ़ना है कल, रेगुलेशन ऑफ हार्ट। कल हमारी मुलाकात होगी फिर।